जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे महाजनपद के बारे में। हमने बताया था कि मगध महाजनपद पे कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। उसका ट्रिक क्या बताए थे? हसीन, मशुकसा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और नंद वंश तक हम लोग पढ़ लिए थे। नंद वंश के बाद कौन सा वंश आता है? मौर्य वंश। नंद वंश का मतलब, नंद वंश के बाद कौन सा वंश आता है? मौर्य वंश। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में कि इसका किस प्रकार से उदय हुआ और नंद वंश का किस प्रकार से समाप्त किया। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और इनके प्रधानमंत्री कौटिल्य यानी चाणक्य जिसको बोलते हैं, चाणक्य। इन्होंने घनानंद के जब दरबार में गए तो कौटिल्य यानी चाणक्य को घनानंद ने बेइज्जती कर दिया, यानी बेइज्जत कर दिया। तो कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने इनसे बदला लेने के लिए एक चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य व्यक्ति को के सहायता से नंद वंश घनानंद को खात्मा कर दिया और वहीं से नंद वंश की समाप्त हो गए और नया वंश मौर्य वंश का स्थापना हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे समाप्त कर दिया? घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य और इसके प्रधानमंत्री चाणक्य ने मिलकर, इनके प्रधानमंत्री और गुरु दोनों थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु कौन थे? चाणक्य थे। इन्होंने घनानंद के साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मिलकर घनानंद यानी नंद वंश का समाप्ति कर दिया। इसके जगह पे कौन सा वंश आया? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी कहाँ बसाया था? पाटलिपुत्र में। ये लगभग 100 मौर्य वंश 137 वर्षों तक शासन किया था। ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश कितने वर्षों तक शासन किया था? 137 वर्ष तक। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व, ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व में उसने अपने गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। इनकी माता का नाम मोरा थी। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था? मोरा, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य। जिसका संस्कृत में अर्थ क्या होता है? मौर्य। इसी कारण से इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मोरा थी, जिसका अर्थ होता है संस्कृत में मौर्य। इसी कारण से इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। इनके शिक्षा तक्षशिला में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा कहाँ हुआ था? तक्षशिला में। उस समय का शिक्षा का केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था। विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल वृषल यानी निम्न जाति कहकर पुकारा था, यानी निम्न जाति। विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए निम्न जाति ने वृषल शब्द का प्रयोग किया था। विशाखदत्त के पुस्तक में नंद वंश की समाप्ति और मौर्य वंश के उदय के बारे में बताता है। विशाखदत्त के पुस्तक में नंद वंश की समाप्ति और मौर्य वंश की उदय के बारे में बताता है। इन्होंने इस पुस्तक में बताता है कि घनानंद के हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य यानी चाणक्य ने घनानंद की हत्या कर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। और इनकी बेटी दुर्धरा, इनकी बेटी कौन थी? दुर्धरा। ध्यान दीजिएगा, इनकी बेटी थी दुर्धरा। घनानंद की बेटी कौन थी? दुर्धरा। इनसे चंद्रगुप्त मौर्य शादी कर लिए। जब घनानंद की वंश को समाप्त कर दिया, युद्ध में पराजित कर दिया, तो घनानंद की बेटी दुर्धरा से चंद्रगुप्त मौर्य विवाह कर लिया। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर, उस समय मौर्य वंश का विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक था। उत्तर में कहां से लेकर? कश्मीर, दक्षिण में कर्नाटक, और इधर ईरान तक था। ईरान यानी फारस तक, और यानी बंगाल तक था। तो इतना बड़ा साम्राज्य फैला हुआ था। फिर उसके बाद 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। सेलुकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें भी पराजित कर दिया और उनकी बेटी कॉर्नेलिया, जिसको हेलेना भी बोलते हैं, हेलेना से विवाह कर लिया। और जब हेलेना से बाद में पूछा कि क्यों, मतलब तुम्हारे पापा क्यों अटैक किए थे, आक्रमण किए थे, तो सेलुकस निकेटर हाथी के लिए आक्रमण किया था। भारत पे सेलुकस निकेटर ने किस चीज के लिए आक्रमण किया था? तो हाथी के लिए। तो बाद में चाणक्य ने उन्हें 500 हाथी उपहार में दिया। 500 हाथी की उपहार में दिया।
और सेल्यूकस निकेटर से दहेज में क्या क्या लिया, तो हेरात, आर्केसिया जो कंधार में है, जोड्रेसिया बलूचिस्तान और काबुल तक पूरा ये सब दहेज में ले लिया। जब सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी बेटी हेलेना यानी कॉर्नेलिया से विवाह कर लिया और दहेज में काबुल, कंधार और बलूचिस्तान ये सारा चीज दहेज में लिया। इस बात की चर्चा एपिनियास नामक पुस्तक से मिलती है। सॉरी, एपिनियास नामक यूनानी ने बताया था। एपिनियास नामक यूनानी ने बताया था। इस बात की चर्चा कौन बताता है, एपिनियास नामक यूनानी ने बताया था। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500 हाथी उपहार में दिया था, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर ने हाथी के लिए ही आक्रमण किया था, हाथी के लिए आक्रमण किया था। फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, तो उसने मेगास्थनीज के पुस्तक मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में उन्होंने बताया था कि मौर्य वंश के बारे में बताया था, और यह बात बताया था कि उस समय मौर्य वंश, उसने अपने पुस्तक में बताया था कि उस समय मौर्य वंश 7 भागों में बटा हुआ था, मतलब 7 भाग, उसमें 7 भाग थे। कौन कौन, दार्शनिक, अहीर, सैनिक, किसान, निरीक्षक, कारीगर एवं सभासद। और सबसे ज्यादा उस समय संख्या किसान की थी। सबसे ज्यादा संख्या किस चीज का था, कौन सा भाग का था, तो किसान उसमें सर्वाधिक था। उसके बाद बंगाल अभियान किया, फिर दक्षिण विजय। बंगाल अभियान का उल्लेख किस में मिलता है, बंगाल अभियान का उल्लेख महास्थान अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है, महास्थान अभिलेख में मिलता है। महास्थान। दक्षिण विजय के बारे में किसमें मिलता है, तमिल ग्रंथ के अहरानूर अभिलेख से प्राप्त होता है कि उन्होंने दक्षिण में विजय कर लिया था, आक्रमण करके वह उस साम्राज्य को जीत लिए थे। और बंगाल अभियान भी किए थे, उन्होंने बंगाल के भी दौरा किए थे। और मौर्य वंश की सर्वाधिक जानकारी, इस वंश की सर्वाधिक जानकारी कहाँ से मिलती है, सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम सिर्फ अर्थशास्त्र है। इसमें दार्शनिक और राजत्व के बारे में बताया है कि राजा किस प्रकार रहता है। यह किसकी पुस्तक है, तो यह पुस्तक है चाणक्य, जिसको कौटिल्य कहते हैं भारत में, चाणक्य। इसी के सहायता से नंद वंश की समाप्ति किया था। तो इस प्रकार हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य वंश पढ़ लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिए। अब इसके आगे बिंदुसार बना, फिर अशोक बना, तो हम इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।